गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। यह जो रिडॉक्स रिएक्शन है कंपार्टमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के रूप में जाना जाता है। आज की क्लास में एक थोड़े ही समय के अंतर्गत हम ये बातचीत करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। एक बार पूरा रिवाइज कराएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बातचीत हम आज के इस लेक्चर में जरूर करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको मालूम होगा तो क्लास 10th में आपने एक बार रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। यह क्लास 10th से आया हुआ है, कोई नया चैप्टर नहीं है। क्लास 10th में आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। जरा गौर करिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसी चैप्टर का यह भी पार्ट है, जिसका 5th पार्ट आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5वां जो पार्ट हुआ करता था वह था आपका रिडॉक्स रिएक्शन। उसी रिडॉक्स रिएक्शन का जिक्र आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं। अभी हम आपसे बात ये करने वाले हैं कि रिडॉक्स होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये 4 बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं पर हमें बातचीत करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर हमें बात करनी है। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक जिस पर हमें बातचीत करनी है वह ये है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी पहला टॉपिक है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, यानी हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है बेटा वह क्या है उस पर जरा गौर करिएगा। सेकंड टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमें बातचीत करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में टोटल हमारे पास 4 पार्ट इसके किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जहां पर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे जो बातचीत होगी वह होती है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फोर्थ टॉपिक होगा। तो टोटल ये पार्ट हो गए। अब इस बैलेंसिंग में भी 2 पार्ट है। एक हमारा होता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और दूसरा है कि अगर हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दे दिया जाए तो हम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो एक मेथड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यानी कि आज की क्लास में हम इन 2 ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पर बातचीत करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये टोटल 4 पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली बात आई कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिडॉक्स का मतलब इसमें 2 टर्म है, एक है रिड और एक है ऑक्स। तो रिड से क्या समझ में आता है, इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन। यानी कि हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की बातचीत करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स की मीनिंग से ही हमें सब क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक हमारा रेड और दूसरा ऑक्स। तो रेड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रिडक्शन और दूसरे पार्ट को हम नाम दे देते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये 2 पार्ट हैं। तो रिडक्शन का मतलब हो गया क्या और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, अब इन दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। यानी द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन
both take place simultaneously is known as, अब आगे समझ लेना, इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो चलिए हम इससे और आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने ये कहा कि हम रिडॉक्स की डेफिनेशन तो जान चुके हैं, लेकिन जानना जरूरी क्या था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो आइए सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कैसे करते थे, हम कहते थे कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और वहीं इसको हम कैसे पढ़ते थे, हम कहते थे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहां पर हम पढ़ते थे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और यहां पर हम पढ़ते थे क्या बेटा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो यह रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, और अगर हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। यानी कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और दूसरा हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। साथ ही साथ क्लास 10th में ये बात जब आप पढ़ रहे थे तो उसी दौरान आप ये भी पढ़ते थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप रिडक्शन कहते हैं। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी यह कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया गया था। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमने नाम दिया कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, whereas decrease in oxidation number is known as reduction। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। यानी कि हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत रिडॉक्स की प्रोसेस पढ़ पाए। यानी कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो आइए हम आगे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम रिडॉक्स रिएक्शन के इस प्रोसेस को समझ पाते हैं। एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल अपने मार्केट का CuO प्लस H2, आप देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cu प्लस H2। अब आपके जहन में ये भी सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता इसलिए क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन कॉपर को हटा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cu प्लस H2O, कॉपर के साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेटा CuO से आप Cu गए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है या नहीं, यानी कि इस केस में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। जबकि H2 से जब आप H2O जाते हो तो इस केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि इस केस में आपको हम बताएं ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो अब आप देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहा जाता है, जबकि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एक को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और दूसरे को हम रिडक्शन कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम ये जान पाए कि एक हमारा ऑक्सीडेशन है और दूसरा रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब कोई ऑक्सीडाइज होगा, रिडक्शन क्या होता है जब कोई रिड्यूज होगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, वेयर एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन हमने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम इससे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की बात डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं H2S के साथ Cl2 का ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट में हम HCl और S पा जाएंगे, क्या हाँ,
तो ऐसी केस में क्या होगा, H2S हमारा S के साथ गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अभी जो आप पढ़े उसी को समझा रहा हूं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज oxidation, addition of hydrogen is known as reduction. The reaction in which oxidation and reduction reaction both take place simultaneously is known as redox reaction. आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के रिमूवल और हाइड्रोजन के एडिशन के बेसिस पर हमने रिडॉक्स की यह प्रोसेस आपको समझा दी। उम्मीद करता हूं कि पहले पॉइंट से पहला एग्जाम्पल और दूसरे पॉइंट से दूसरा एग्जाम्पल हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी हम तीसरे पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर क्या बातचीत हम करेंगे। तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस पढ़ा था, तो उसके लिए एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और रिडक्शन की बात करते हैं, दोनों के पहले एग्जाम्पल अलग अलग देख लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं Na है, Na से अगर Na++1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका मतलब कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तभी तो सोडियम आयन बना रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मैग्नीशियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है तो ये Mg2++2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यह भी क्या है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एल्यूमिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम Al3++3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो यह एल्यूमिनियम आयन होगा, यह क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जबकि अगर हम रिडक्शन की बात करें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बनाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्साइड आयन O2- बनाता है, वही नाइट्रोजन 3 को गेन करके N3- यानी नाइट्राइड आयन बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिडक्शन की कहानी हो गई और ये बेटा ऑक्सीडेशन की कहानी हो गई। आप देख पाए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, लेकिन सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सेपरेट एग्जाम्पल हुआ। हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो रिडॉक्स रिएक्शन हो, साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी बताइए, उसको भी देख लेते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमने कहा, मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है, ये एग्जांपल हमने दे दिया। हमने कहा Zn से Zn2+ बन रहा है। अगर हम कहते हैं जिंक से जिंक 2+ बन रहा है और Cu2+ से क्या बन रहा है, Cu। आपको मालूम है कि कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लूज करने के ऊपर वह अपने ऊपर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। अगर वह इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वह क्या कहलाएगा, वह ऑक्सीडेशन कहलाता है। और Cu2+ से Cu बन रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यह रिडक्शन कहलाएगा। यानी कि Zn से Zn2+ का बनना यह ऑक्सीडेशन होता है बेटा, और Cu2+ से Cu का बनना यह रिडक्शन होता है बच्चे, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की मीनिंग आपको समझनी होगी। अगर हम दोनों को अलग अलग समझाएं तो Zn से Zn2+ जब हम बनाएं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हम पाएं, इस प्रकार से ये बात हम आपको समझाएं। तो जिंक Zn2+ बनाया तो ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहा है। जबकि दूसरी केस में आप देखो तो कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, Cu बनाएगा। Cu2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो कॉपर बनेगा ना। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इक्वल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 का ही गेन हो रहा है। यह एक बैलेंस सिचुएशन होगी। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इस प्रकार के रिएक्शन को भी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जहां पर कहीं पर हम देख पा रहे हैं किसी का लॉस हो रहा है और किसी का गेन हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम इस रिडॉक्स रिएक्शन की अगली बातचीत में क्या डिस्कस करने वाले हैं, सुनिएगा। अब हमारे पास तीसरे के बाद ये तीसरा एग्जाम्पल भी हमने समझा दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। अब हमें बातचीत ये करनी है कि जो चौथा पार्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का है, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इस पर बातचीत करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो चौथा पार्ट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, जरा सुनिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम H2O ले लें। हम कहें कि इसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अंडरलाइन जो किया गया है इसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 करेंगे, +x करेंगे और 0 लिखें। नहीं समझ में आया,
हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ऑक्सीजन को हमने x मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -2 हो जाएगी कि नहीं? इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गया? -2। अगर हम कहते हैं CO2 दे दिया जाए, अब कोई पूछ ले C, ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो x, इसको x मान लो, +2 इंटू कितने ऑक्सीजन थे? 2, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखे? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता, जैसे -2 लगा होता, +2 +1 ऐसा लगा होता, तो हम आगे लिखते, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से बेटा आया क्या? x - 4 इज इक्वल टू 0। तो हम ओवरऑल समझ गए क्या? x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 के बराबर हो गई। इस प्रकार से हम इसको समझ पाए। ए बी के बाद हम सी नंबर पे चलते हैं, और सी नंबर पे हम क्या देखेंगे, वो हमारी तीसरी बात होगी। पहला दूसरा पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम तीसरे पॉइंट पर जब बढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, आइए हम बताते हैं। जैसे H2S है तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। समझ पा रहे हो? इस प्रकार से कोई भी केस आपको दे दी जाए, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे KMnO4 बहुत पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। KMnO4 किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। अगर हम KMnO4 की बात करते हैं तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो निकालने को आ जाए, तो पोटेशियम का 1 हो गया, Mn को हम x करेंगे, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। देखना, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है? 1। मैग्नीज को x लिखोगे क्योंकि इसी को कैलकुलेट करना है, +4 को 4 ही रहने दिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वैलेंसी क्या है? -2, तो 4 इंटू -2। जब सॉल्व करोगे तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 7 हो गई। इस प्रकार से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात आपको क्लियर हो रही हो तो हम आगे की तरफ चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन आप भी करके देख लीजिए। अगर हम 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? तो जरा इसको भी देख लीजिए। अगर कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए इस ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में हम आपसे कहते हैं, ई वाला पार्ट हम कहते हैं कि K2Cr2O7। हम कहते बताओ Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हम कहते हैं कि Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, तो आप निकाल करके बताइए Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। पांच छह क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जरा करिए। देखिए क्या आंसर आता है इसका। क्योंकि बैलेंसिंग से पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आना बेहद जरूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 इंटू 1 करेंगे, +2 इंटू एक्स करेंगे, +7 इंटू -2 करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां पर कार्बन है, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सल्फर -2 होता है, तो ये x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे करके करेंगे। यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। यहां से आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 + x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हम कहते हैं क्लोरीन पता करना है, तो 1 + x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है। HNO3 पता करना है, तो 1 + x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो x निकल आएगा। ठीक है।
कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप इस तरीके से आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा सच प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया, शायद उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाली जाती है, लेकिन अब हमें समझना सीखना यह है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल क्या है। हम अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं किसी को, तो हम कैसे करेंगे, यानी कि अगला टॉपिक हमारा होगा हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी केमिकल इक्वेशन। यानी हमारे पास क्वेश्चन आया कि हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर इन इक्वेशंस। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए तो उस केमिकल इक्वेशन में आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कैसे करेंगे, ये बेहद सोचनीय विषय है। तो हम कहते हैं हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर इन केमिकल इक्वेशन। सपोज करिए, उससे पहले हमें रूल ये जानना होगा कि कहीं पर अगर कोई मॉलिक्यूलर कंडीशन में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। जैसे N2 है, H2 है, O2 है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। हमेशा हम किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को उसकी खोपड़ी पर लिखते हैं, यानी सिर के ऊपर, उसके जस्ट ऊपर लिखते हैं। अगर कहीं पर जैसे Cl दे दिया जाए, H दे दिया जाए, N दे दिया जाए, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी होती है वही इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं, यानी Cl, H, N ऐसे अगर दिया हो, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। ऐसे बताने पर ये कम समझ में आएगा, इसलिए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी हमारा टॉपिक है हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी केमिकल इक्वेशन। यानी किसी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने का वो जोरदार तरीका हम आपके सामने पेश करते हैं। N2 से H2 को मिलाया तो हमने कहा कि हम NH3 पा जाते हैं, है ना। अगर हम N2 को H3 से मिलाते हैं तो हम NH3 पाते हैं। तो इस केस को हम आपको कैसे समझाते हैं, जरा देखिए। नाइट्रोजन जीरो, हाइड्रोजन जीरो। यहां जीरो क्यों लिखा गया, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और आपको मालूम है कि NH3 में आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं किसका क्या करना है, नाइट्रोजन को X मान लीजिए, 3 × 1 करेंगे तो जीरो होगा, तो X = क्या आ जाएगा, -3। तो यहां से -3 और ये क्या हो गया, +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +1, जो उसकी वैलेंसी। तो ये जीरो से आप -3 देख रहे हैं और जीरो से आप +1 देख रहे हैं। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आप जीरो से -3 जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना, लेकिन अगर जीरो से +1 जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है ना। तो इसलिए हम एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे अब ये हो गया तो ये रिडक्शन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक ही में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, इसलिए इसे हम कहेंगे रिडॉक्स। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम कहते हैं सेकंड क्वेश्चन अगर हमें दे दिया जाए, हमने कहा कि अगर H2 + Cl2 से HCl बनाना हो, हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन बताई जा रही है। अब ये मॉलिक्यूलर फेज में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसकी भी जीरो हो गई, और यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, +1 और ये -1, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, जबकि क्लोरीन की क्या हो जाएगी, -1, इसकी वैलेंसी भी -1। अब अगर इसे सॉल्व करना होगा तो आप जीरो से कहां जाओगे, +1 की तरफ जाओगे। तो जीरो से +1 जा रहे हो तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। जबकि यहां जीरो से आप -1 जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि यह डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी एक आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का केस हुआ बेटा, तो दूसरा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का केस हुआ। इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अपने पुराने वाले फॉर्म पर वापस आते हैं। अगर हम आपको सिखाते हैं CuO को H2 से ट्रीट कराते हैं, Cu + H2O बनाते हैं, कहते हैं कि अगर इसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर समझाना हो तो आप कैसे समझा पाते हैं, वो बात हम आज आपको बताते हैं। यहाँ से जीरो ऐसे लिख जाते हैं। किसी को ना समझ में आया हो तो ये देखना पड़ेगा कि कॉपर को +2 क्यों लिखा, क्योंकि कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +1 एक +2। +1 में क्यूप्रस होता है और +2 में क्यूप्रिक होता है। तो हम अगर X लिख करके यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तब भी +2 ही आएगा, और जब यहाँ पर देखा जाएगा तो ये जीरो हो गया, ये +1 हो गया और ये -2 हो गया। हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो कॉपर हमारा +2 से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन हमारा जीरो से -2 हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन हमारा जीरो से +1 हो रहा है,
यानी कि हाइड्रोजन हमारा 0 से +1 हो रहा है, कॉपर हमारा +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीजन -2 से -2 में ही है, ऑक्सीजन में कोई वेरिएशन नहीं था। तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमने ये पाया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +1 हुआ, कॉपर का रिडक्शन, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यह भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, यानी कि इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो हम और आगे चलते हैं और अगली बात क्या डिस्कस करेंगे उस पर विचार करते हैं। देखिए, इतना सब समझने के बाद हमारे पास जो सबसे मेजर टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वह ये है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के कुल कितने टाइप हैं। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि अभी हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स की बातचीत करनी हो तो रिडॉक्स रिएक्शन के कुल कितने टाइप हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन आपका आता है कि डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिडॉक्स फिर डीकंपोजिशन रिडॉक्स। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दिया। और फोर्थ नंबर पे आता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये चार तरीके के रिएक्शन आपके सामने हैं। अब आपको मालूम होगा कि अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन 2 or more than 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम देते हैं। अगर हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बातचीत की जाए तो हम पढ़ते क्या है, जैसे H2 है, O2 है, H2O बनाया, तो ये कंबाइन होने के बाद ही तो बना। ये 0 था, ये भी 0 था, ये +1 है, ये -2 है, 0 से +1 बढ़ रहा है, 0 से -2 घट रहा है, तो यह एक कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, यह एक कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर हम डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो H2O है इसको हीट करके हम H2 + O2 में तोड़ भी तो सकते हैं, यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल को हीट करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ +1 से 0 हो रहा है, ये -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब यह भी रिडॉक्स है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अभी हमने एग्जांपल आपको पढ़ाया, CuO और H2 को मिलाया, Cu + H2O बनाया, इसमें भी तो हमने डिस्प्लेसमेंट था ये, लेकिन फिर भी रिडॉक्स है क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कॉपर को हटा रहा है, तो यह डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इसके अंदर रिडॉक्स की भी प्रक्रिया है, इसलिए इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लास्ट वाला बड़ा जानदार है, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहता है, यह कहता है कि अगर कहीं पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी का रिडक्शन भी हो रहा हो, किसी एक एटम या किसी एक एलिमेंट का अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का अगर रिडक्शन भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से सुनना, किसी एक का ऑक्सीडेशन और उसी का अगर रिडक्शन होगा तो वह डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स कहलाता है। आइए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो क्या बात आपको बताई जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने यहाँ H2O2, और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, H2O और O2 में तोड़ जाते हैं तो कैसे, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, ये +1 है, ये -2 है और ये 0। आप देखिए हाइड्रोजन +1 से +1 में ही है, ऑक्सीजन -2 से कहां गया, -2 में, सॉरी यहां गलत हो गया, ये H2O2 में ये जो होता है बेटा ये -1 होता है। कहें कैसे सर, इधर देखो, अगर हम H2O2 की बात करें तो ये पर ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन को X मान लो, तो 2 × 1 + 2 × X = 0,
तो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ऑक्सीजन का -1 है, तो ऑक्सीजन -1 से कहां गया, -2 में। और आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये -1 है, ये -2 है, इधर जा रहा है तो छोटा हो रहा है ना, इसका मतलब यह हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि -1 से -2, पहले 1 रुपया कर्जा था, अब 2 हो गया, इसका मतलब कर्जा बढ़ रहा है, तो यह रिडक्शन हो गया। जबकि ये -1 से कहां हो रहा है, 0, तो नंबर लाइन में ये देखो 0 यहां है, तो इधर गया तो बढ़ रहा है, इधर गया तो घट रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब -1 से जो 0 गया है यह इंक्रीमेंट है, जबकि -1 से -2 डिक्रीमेंट है, तो यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट्स व्हाई इट is a reduction reaction. In this case it is increase in oxidation number, that's why oxygen oxidize and it becomes oxidation, and the reaction given below is known as disproportionation redox reaction। यानी जो रिएक्शन आपको दी गई यह डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये फोर्थ वाली है, फोर्थ वाली फिर से सुन लीजिए। क्या पढ़ते हैं हम, कहते हैं कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का अगर रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का अगर रिडक्शन भी हो रहा हो, जैसे ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और इसी का रिडक्शन भी हुआ, तो यह रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत पाया जाता है। आइए आगे बातचीत और करेंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, इसमें हमने कहा था 2 मेथड है ना। आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं कंपार्टमेंट का, है ना बेटा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग, लेकिन अगर दोनों एक साथ पढ़ लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप कोई एक मेथड रेडी करके रखिए, हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ा देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दो तरह के मेथड है, हम रूल्स उसका भी आपको बता देंगे, लेकिन आप दोनों को अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़िए, क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को बैलेंस करेंगे, क्या रूल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम अगर इसके रूल्स की कहानी पढ़ते हैं तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि राइट आयोनिक इक्वेशन। यानी सबसे पहली कहानी ये गई कि आयोनिक इक्वेशन हमको सबसे पहले लिख लेना है। सबसे पहली केस में हमें आयोनिक इक्वेशन लिखना है, और दूसरे नंबर पे असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे में क्या करना है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा काम ये है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर उस रिएक्शन के हर एक एलिमेंट पर असाइन कर देना है। दूसरे के बाद तीसरे पॉइंट पे आइए। पहला पॉइंट हुआ राइट आयोनिक इक्वेशन, दूसरा पॉइंट हुआ असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देना है, ठीक है, हर एक एलिमेंट को। दूसरे के बाद तीसरे पॉइंट पर है कि आपको ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, यानी बैलेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड पार्ट, यानी जो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है उसको बैलेंस करना है। अगला काम, अगला नंबर है कि बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन बोथ पार्ट, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पार्ट में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को बैलेंस कर लेना है। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे आइए, और हम फिफ्थ नंबर पे क्या बात करते हैं वो हम आपको बताते हैं। बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन बोथ पार्ट, उसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O एंड H+, यानी आपको क्या करना है कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करके और हाइड्रोजन आयन का एडिशन करके आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना है। ये इतना काम आपको करना है। और लास्ट स्टेप में
क्या करना है, बैलेंस ओवरऑल चार्ज ऑन बोथ साइड। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा वो दोनों साइड में आपको बैलेंस कर लेना। ये पूरा प्रक्रिया है इसकी, इसे सॉल्व कैसे करना है ये बात हम आपको समझा रहे थे। अगर हमने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसके और आगे चलते हैं। अब एक एक पार्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, हम मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर हम इस रिडॉक्स रिएक्शन की अगली प्रक्रिया में बात करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग की, इस केस में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं। उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे। जरा देखिए, अगर हम क्वेश्चन आपको देते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार है, पहला पॉइंट आप देखिए। क्वेश्चन कहा गया कि हमें Cr2O7 2- दिया गया, इसका ट्रीटमेंट SO3 2- के साथ कराया गया। एरो के साथ हम लिखते हैं कि यह Cr3+ और प्लस SO4 2- बन गया। ठीक है, सबसे पहला केस तो ये था कि हमने राइट आयोनिक इक्वेशन, हमने आयोनिक इक्वेशन लिख लिया। इसको कहा जा रहा है बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस कौन से मीडियम में करना है, कहते हैं इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग बैलेंसिंग है, तो अगर एसिडिक में इसे बैलेंस करना है तो पहला स्टेप बोर्ड पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला स्टेप अगर आपको दिखाई दे रहा है और क्लियर है तो हम सेकंड स्टेप की बातचीत करते हैं। तो चलो सेकंड स्टेप देखते हैं। हमने ये कहा कि ये जो हमें दिया गया था, इसी के बारे में हम सेकंड स्टेप में बात करते हैं। हमने कहा अगर हमें Cr2O7 2- दिया गया, साथ में SO3 2- दिया गया, और ये जा करके Cr3+ प्लस SO4 2- बन गया। ठीक है, जो दिया है वैसे लिख लेना। हम कहते हैं सबके ऊपर हमें क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अगर हमें सबके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6। कहें कैसे सर, यहां से सॉल्व करोगे, Cr को x मान लोगे, है ना। जैसे ये Cr2O7 है, जरा देखना, Cr2O7 2- है। अब हमें पता करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हम इसको अंडरलाइन किए तो 2 × x + 7 × -2 = -2 हो जाएगा। ये देखो ऊपर चार्ज कितना है, -2, तो आगे -2 चला गया, 0 हमने नहीं लिखा, तो हम कहेंगे 2x - 14 = -2 आएगा। 2x = -2 + 14 हो जाएगा। x = 6 हो जाएगा, क्योंकि 12/2 यानी 12/2 आएगा, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्रोमियम का 6 हमने लिख दिया। हमारे ऑक्सीजन का चक्कर था तो हमने ऑक्सीजन को -2 लिख दिया, क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता ही है। अब देखिए यहाँ SO3 2- है, तो SO3 2- का क्या करेंगे, कहें इनको भी देखेंगे और क्या करेंगे, x + 3 × -2 = -2, x - 6 = -2, x = -2 + 6, x = 4 हो गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 4 हो गई। ये देखो 4, बड़े प्यार से लिख दिया। ऑक्सीजन पे -2 रहने दो। क्रोमियम +3 था, इसको इसकी खोपड़ी पे लिख दिया, ये 3 हो गया। SO4 2- कहने लगा, जैसे सबके निकाले वैसे हमरो निकालो, तो x + 4 × -2 = -2 हो गया। ये -2 था तो आगे -2 लिख दिया, तो x - 8 = -2 हो गया, तो x = 6 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, यानी सल्फर यहां से क्या हो गया, +6 हो गया, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई। उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर इतना क्लियर है तो अब हम और आगे चलेंगे। एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको उम्मीदन अच्छा समझ में आएगा। जरा गौर करिएगा, हम देखते हैं कार्बन, ये क्रोमियम +6 से +3 हो रहा है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं, सल्फर +4 से +6 हो रहा है, यानी चक्कर किसका है, क्रोमियम का, और सल्फर का आपस में लफड़ा है। तो क्यों ना हम क्रोमियम और सल्फर को सही कर लें, तो लफड़ा खत्म हो जाए। तो हम कहते हैं कैसे सही किया जाए, क्रोमियम +6 था, तो हम कहते हैं यहां पहले एक काम करो, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूज हो रहा है उसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां क्रोमियम कितना है, 2, यहां क्रोमियम कितना है, 1, तो क्या करोगे, 2 लगा दो। ये हमने
2 लगा दिया क्रोमियम के। ये ठीक है, बैलेंस कर रहा हूं। अगले स्टेप पे हम ये कहते हैं कि हम चेक करेंगे कि इसमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड पार्ट क्या है। आइए उसको भी करके देखते हैं। हमने ये कहा ये Cr2O7 है, ये 2- है। ध्यान दीजिएगा, आसान तरीके से समझा रहा हूं पार्ट वाइज। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आए। बस कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ेंगे तो पक्का है राजा बनेंगे। अब देखो, केवल उसी को लिख रहा हूं जिसकी जरूरत है, बाकी की अब जरूरत नहीं क्योंकि हम समझ चुके हैं और सबके केवल वैसे ही दिए हुए हैं। अब हम कहते हैं कि क्रोमियम, जरा तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देख लेते हैं। तो क्रोमियम ने कहा एक क्रोमियम पर चार्ज कितना है, +6। तो कितने क्रोमियम है, 2। तो इसको मॉड में लिखते हैं बेटा, 2 6 जा 12 माइनस एक क्रोमियम पे चार्ज +3 है, कितने क्रोमियम है, 2। तो 2 3 जा 6, तो 12 - 6 बराबर 6 हो। आगे चलो, SO4 2- से SO3 2- SO4 वाले में देखो, यहां से ऐसे गए, ये देखो मॉड लगाया, ये कितना है 4, तो 4 लिख दिया, माइनस ये कितना है 6, तो कितना आया 2। और आपको वैसे भी पता है कि कोई भी वैल्यू अगर मॉड में दी गई हो, ये तो पता है ना कि अगर कोई वैल्यू मॉड में दी गई हो तो वह निगेटिव होगी तो बाहर निकलती पॉजिटिव हो जाती है। अब यहां देखो चेंज कितने का आ रहा है, 6 का, और यहां कितने का आ रहा है, 2 का। तो हमें क्या करना है, इस चेंज को बैलेंस करना होगा, बराबर करना होगा। तो ऐसा करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी केस में जो अगली बात बनने वाली है उस पर बातचीत करते हैं। आओ चौथे नंबर पे चलते हैं। हमने ये कहा Cr2O7 2- प्लस SO3 2- था, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। कर दो, 3 कर दिया है ना। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगले स्टेप में क्या दिया है, 2Cr3+ प्लस SO4 2- ये दिया था। हमने कहा कि इसमें ये 2 भी क्या था, ये भी बाद में आया था ये, और 3 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 3 से इधर भी करना होगा, ये कर दिया। अब जब मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हो गया तो जो चेंज इसमें 6 का आ रहा था, इसमें भी कितने का चेंज आ जाएगा, 6 का। कैसे करके देख लें, ये देखो, ये +6, ये +4, ये +3, ये +6। अगर हम अब करके देखेंगे, इसमें तो वही है, इसमें तो 6 का चेंज है ही। इसमें करके देखते हैं तो ये 4 और 3 12, 12 माइनस 6 तिरिक 18, कितना हो गया, 6 आया ना। तो चेंज कितने का आ गया, 6 का आ गया। तो इसका मतलब ये बैलेंस है। अगर ये 6 का चेंज आ गया यानी ये बैलेंस है, तो बेटा हम ये समझ पा रहे हैं कि जो चेंज हमें चाहिए था वो दोनों में है, इसका मतलब बराबर है। लफड़ा नहीं है, ये मिटा देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है। और क्या 3-4 नंबर इतना आसान थोड़ा ना, कैसे थोड़ा ना मिल जाएगा। बिना अच्छे से क्वेश्चन पढ़े आप कर ही नहीं पाओगे। और जिस तरीके से बता रहा हूं, बस ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगाओगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपको दे दिया गया। अब अगले स्टेप में करना क्या था, हमने आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, O7 7 ऑक्सीजन, 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9, 9 7 16, कितनी ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन। 3 4 जा 12, 12 है ना, तो 4 ऑक्सीजन कम है ना, तो इधर क्या करो 4H2O ऐड कर दो। क्या करोगे, 4H2O ऐड कर दिए। 4 वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से ऑक्सीजन तो बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, इधर 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर हाइड्रोजन है नहीं। तो अब इधर क्या करोगे, इधर 8H+ ऐड कर दो। समझ पाए मेरी बात को। जब 8H+ ऐड कर दिए तो अब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हमें क्या बैलेंस करना है, कहते हैं कि आगे बैलेंसिंग में हमें थोड़ा सोचना ये होगा कि ये बैलेंस हो गया, हमें चार्ज बैलेंस करना है अगले स्टेप में। 2- और 3 2 जा 6-। ध्यान से देखो, 3 2 जा 6- और 2- कितना हो गया, 8- और 8+,
8 प्लस और 8 माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, 0। 2 3 जा 6 प्लस और 3 2 जा 6 माइनस, तो 6 माइनस और 6 प्लस न्यूट्रल, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी चार्ज भी हमारा क्या है, बैलेंस है। तो ओवरऑल बड़ा प्यारा सा इक्वेशन बना, मार्केट में लोगों ने इसको बहुत सराहना दी। Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस से ये जाता हुआ 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O, यह एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। जो बेटा इस तरह से सॉल्व कर देता है उसे पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं। यह 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप इस पर फोकस बना कर रखें और इसको पढ़ करके रखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, मान लो ये एसिडिक मीडियम का था, अगर हम इसी में एसिडिक न लिख करके बेसिक लिख देते तब क्या करते। अब बेसिक अलग से नहीं बताऊंगा, इसी क्वेश्चन में समझाता हूं। अगर हम कहते हैं इस एसिडिक की जगह पर अगर हम बेसिक लिख दे तो क्या होगा। अगर बेटा बेसिक लिख देंगे तो जो 8H प्लस है ना, इतना OH ऐड करना है, तो जब 8OH ऐड कर दोगे तो 8H प्लस 8OH को मिलाकर 8H2O बनाएगा। लेकिन 8OH LHS में ऐड करना है और RHS में भी, यानी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, दोनों साइड में आपको ऐड करना होगा। तो यहां से जब ऐड कर दोगे तो 8H प्लस 8OH के साथ 8H2O हो गया और 8OH माइनस इस तरफ हो गया। यहां कितना H2O था, 4H2O, यहां 8H2O, ये 4 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 4H2O, तो इधर 4H2O हो जाएगा और इधर 8OH माइनस हो जाएगा। इसी तरह से आप इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम तक भी ले जा सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का दिया होगा, आप आसानी से उसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हो। अब सवाल एक छोटा सा आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो ठीक गए सर, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस कर पाएंगे या नहीं। अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्वेश्चन आता है तो घबराने का विषय नहीं। आपको अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इससे ही कर दो, ठीक है। अगर इससे भी कर दोगे तो भी मार्क्स कुछ न कुछ तो मिलेंगे। अब जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो वो क्या है जरा सुनना। जैसे ये इक्वेशन है तो उसका रूल ये होता है कि पहले ही हम उसे 2 हाफ पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। जब हम पहले ही उसे 2 हाफ पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जैसे ये है तो एक पार्ट में हम ऑक्सीडेशन वाले को अलग कर लेते हैं, रिडक्शन वाले को अलग कर लेते हैं, यानी ऑक्सीडेशन का हाफ पार्ट अलग, रिडक्शन का हाफ पार्ट अलग, और दोनों हाफ पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब दोनों हाफ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, प्रक्रिया पूरी यही रहेगी, बस जैसे हमने क्या किया, ये पार्ट इसी में रखा, ये पार्ट इसी में रखा। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग करके हम पूरा सॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं, और लास्ट में ले आकर दोनों पार्ट को हम ऐड कर देते हैं। यह पूरा प्रोसेस होता है किसका, हमारे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये 2 मेथड थे जो हमने आपको समझाए। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल है कि अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो हम अब बातचीत यहीं पर खत्म करेंगे, किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन की बात खत्म करना तो ठीक है, लेकिन जरूरी जानना क्या है, जानना जरूरी कुछ और भी बातें हैं। वो बातें कुछ इस प्रकार से हैं, जरा गौर करिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 2 चैप्टर्स, ये आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन कंपार्टमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही जरूरी है अच्छे तरीके से इसको तैयार करना। आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मन हो तो लगाइए, लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बैलेंसिंग के दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बैलेंसिंग के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए, यानी कि कुछ क्वेश्चंस बैलेंसिंग के हैं उसको लगा लीजिए, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज मन आए तो पूरा सॉल्व कर लीजिए एक बार, ठीक है। और जो क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग है छोड़ दीजिए, परेशान मत होइएगा। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लीजिए, बैलेंस करना सीख लीजिए, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिए। बस इतने में आपकी गाड़ी बड़ी ही जोरदार तक चलेगी, आप अच्छे नंबर पा सकते हैं अगर इतना पोर्शन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो। हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया समझ गए होंगे, आपको अच्छा समझ में आया होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही,
क्योंकि पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। अगर आप सोच रहे हो कि हम बिना पढ़े कोई तरीके से हम पास हो जाए, बेटा आप सोचो, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन अभी हमने समझाया आपको, यह क्लास 11th के हर एग्जाम में आता है। अगर रिडॉक्स सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आना है बैलेंसिंग का। आप जरा सोचो, क्या यह 3 नंबर का क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको करना ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी, और अगर ये अच्छे से समझ में आ गई है तो आप एग्जाम के लिए अपने प्रिपरेशन बनाए रखें, और फिर मिलेंगे कल की क्लास में तो हम आगे की बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।